नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 का जो इतिहास का पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिसमें छोटे क्वेश्चन, एक एक लाइन, एक एक शब्द वाले क्वेश्चन भी साथ में शामिल हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक एक नंबर के आते हैं। उसके साथ में कुछ बड़े क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है, तो उन पर भी आपको गौर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? तो फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था, जिसने फ्रांस के जो भविष्य के बारे में एक चित्र बनाया था, जो कि आपने टॉपिक के स्टार्ट में देखा है। तो फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी एक दार्शनिक फ्रांसीसी दार्शनिक है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपको देखना है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? यानी कि जर्मन राष्ट्र है, उसका जर्मेनिया के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो जर्मन राष्ट्र का रूपक है जर्मेनिया, और ये किस बात का प्रतीक है? तो जर्मन बलूत, यानी कि जो जर्मनी की वीरता है, जर्मनी की वीरता का प्रतीक कौन है? जर्मेनिया। ठीक है। तो जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन है? जर्मेनिया, और ये किस बात का प्रतीक है? वहाँ की वीरता का प्रतीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मोंटेस्क्यू ने जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन, ये सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? यानी कि राष्ट्रवाद के लिए की जाने वाली पहली क्रांति कौन सी है? फ्रांसीसी क्रांति। यानी कि ऐसी कौन सी घटना है जो कि राष्ट्रवाद के लिए विश्वविख्यात है और पहली भी है? तो वो है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जालवेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? ठीक है। तो जालवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ है। ये क्या है? एक जर्मन शुल्क संघ है, और जर्मन शुल्क संघ है, इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे, और 1834 में स्थापित इस संघ में, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1834 में। विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क और अवरोधों को, यानी कि व्यापार से संबंधित जितने भी शुल्क हैं आपस में, और मुद्राओं की जो संख्या है वो 30 से 2 कर दी गई। यानी कि विभिन्न जो राज्य हैं उनके अंदर अलग अलग जो मुद्राएं थी, उन सब को एकीकरण करके 30 को अब घटाकर 2 कर दी गई है। इस प्रकार ये है आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। कौन है आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जोल वेराइन है, ये क्या है? ये आर्थिक, जो आपके जर्मनी का आर्थिक एकीकरण है उसका प्रतीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मैथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। तो एक तो यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप। ठीक है। तो ये दोनों किसके द्वारा भूमिगत जो आपके संगठन हैं वो बनाए गए थे? यंग इटली और यंग यूरोप किसके द्वारा बनाए गए? मैथ्सिनी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो राष्ट्र राज्य हैं उनका उदय हुआ है 19वीं शताब्दी के अंदर, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ है, और इस 19वीं शताब्दी के अंदर, इस यूरोप के अंदर इस परिवर्तन के कारण दुनिया के अंदर अनेक भारी परिवर्तन राजनीतिक रूप से और भौतिक रूप से
आए हैं। किसकी वजह से? राष्ट्र राज्यों के उदय की वजह से। ठीक है, आगे देखो, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको स्लाव कहा जाता है। ये सीधा सा क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो वियना संधि के बारे में आप जानते हैं। ये वियना संधि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और वहाँ पर की गई थी। और 1815 में नेपोलियन की हार के बाद में यहाँ पर संधि की गई थी। ठीक है, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? तो इसका संबंध है ड्यूक मेटरनिक से। नेपोलियन युद्धों के दौरान बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो ये भी मैंने बता दिया है कि वियना संधि वो क्यों हुई थी। जो नेपोलियन युद्धों के दौरान जो अनेक परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों में वापस से बदलाव करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए वियना संधि है वो की गई थी। ठीक है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? तो ऐसा जो ये कथन है वो किसका है? मेटरनिक का, कि जब यूरोप खांसता है, यानी कि जो फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। कहने का मतलब है कि फ्रांस के अंदर कोई भी घटना हो रही है, उसका जल्दी ही तुरंत प्रभाव से पूरे यूरोप के अंदर प्रसार हो रहा है। इसलिए ये कथन कहा गया। और किसने कहा था? मेटरनिक ने ये कथन कहा है। ठीक है, आगे देखो, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो ये एक संधि भी थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया है वोल्फे टॉन ने। आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया है? वोल्फे टॉन ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये महिला है न्याय का प्रतीक। ठीक, आगे देखो, तो ये तो थे आपके लिए छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और पहले पार्ट से जो आपका यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद वाला टॉपिक है उसमें से मैंने उठाए हैं। जो भी छोटे क्वेश्चन मुझे महत्वपूर्ण लगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पर पेश किए हैं। अब बड़े क्वेश्चन जो 3 नंबर और 5 नंबर के आते हैं उनमें ये कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं और उनसे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो लोगों के अंदर सामूहिकता की भावना पैदा हुई है वो किस प्रकार हुई है, और इस भावना का जो पैदा हुई है वो किस प्रकार से हुई है? तो पहला तो है कि पितृभक्ति लोगों के अंदर और नागरिकता का विचार है वो लोगों के अंदर पनपने लगा। नए राष्ट्रीय चिन्हों का आविष्कार हुआ है और इनकी वजह से लोगों के अंदर एकता या एकीकरण का विचार आने लगा है। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था हुई है। राष्ट्रीय भाषा यानी कि पूरे राष्ट्र की एक भाषा के रूप में जो एकता का प्रतीक है ये भी है। एक समान भार व मानक व्यवस्था, आपको मैंने पढ़ाया उस टाइम ये भी बताया था कि अगर पूरे जैसे एक राज्य यहाँ पर है एक राज्य यहाँ पर है, अब दोनों के अंदर अगर व्यापार करना है और समान भार और मानक व्यवस्था नहीं है, वहाँ की भाषा एक जैसी नहीं है, तो फिर इनके बीच में व्यापार करने में क्या आती हैं? अनेक समस्याएं आती हैं। इनको ख़त्म करने के लिए राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो पनपी थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी युद्ध सिद्धांतों का समावेश किया
जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए, यानी कि ये जो कथन है उसको आपको सिद्ध करना है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश और इस व्यवस्था ने अधिक कुशल और तर्कसंगत लोगों को बना दिया है। यानी कि नेपोलियन का जो विचारधारा है उसके बाद में लोगों के अंदर किस प्रकार के बदलाव आए हैं। तो नेपोलियन की संहिता है, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। यह नेपोलियन का जो नियमों के अलग एक संगठन संहिता लागू हुई थी। और शहरी क्षेत्रों में सुधार किए हैं किसने? नेपोलियन ने। व्यापार में भी सुधार, जैसे कि आपने पीछे ही पढ़ा है कि समान जो भार है, समान मुद्रा है, ये व्यवस्था किसने लागू की है? नेपोलियन ने। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो यूरोप का जो राष्ट्र निर्माण हुआ है उसमें संस्कृति ने किस प्रकार भूमिका निभाई है? कला, कहानियों, काव्य, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास किया। जैसे कि मैंने पढ़ाया उस टाइम भी बताया कि कला हो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कहानियाँ हो, संगीत होते हैं जैसे देशभक्ति संगीत हैं, इनसे हमारे अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न होती है। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य, इन सब की वजह से भी राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हुई है। स्थानीय बोलियां व लोक साहित्य पर जो बल दिया गया है और साथ साथ में जो भाषाएं हैं, इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसमें? यूरोप के राष्ट्रवाद में। ठीक है, आगे देखो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसका आरंभ है वो विलियम प्रथम के पर्सा के सिंहासन पर आसीन होना, यहाँ से शुरू होती है। जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो आप पढ़ रहे हैं। तो पहली घटना है विलियम प्रथम के पर्सा का सिंहासन पर आसीन होना। दूसरा है बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार करना। बिस्मार्क कौन था? तो ये था पर्सा का जो पर्सा का यहाँ पर सेनापति है। वियना कांग्रेस, वियना की घटना जो 1815 में आपने पढ़ी है पीछे, इस घटना क्रम के कारण भी जर्मनी के एकीकरण में सहयोग मिला है। इसके बाद में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन हुआ है और एकीकरण में जो बाधाएं हैं उनका निपटान किया गया। बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि को पराजित करके और जो विश्व शक्ति है उसको तटस्थ यानी कि हटा दिया गया वहाँ से। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ है, उसका ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? अब देखो जर्मनी का एकीकरण देख लिया, अब देखना है आपको इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के अंदर 1832 काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। कौन बना? काउर सार्डिनिया का यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है 1832 में। और फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया। किस में? किस राज्य में मिला लिया? यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं? इटली की, है ना। तो इटली के राज्य में इनको मिला लिया। पहला चरण हो गया। दूसरे चरण के अंदर मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जो जनमत संग्रह है उसके द्वारा सार्डिनिया में विलय कर लिया। तीसरे चरण में 1860 में गेरिबाल्डी द्वारा सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की गई। और चौथा चरण है वेनेशिया व रोम पर अधिकार किया गया। तो इस प्रकार से जो इटली का एकीकरण है उसका कालक्रम चला है। और 1871 के अंदर पोप में एक समझौता होता है और इसके द्वारा एकीकृत जो इटली है उसका उदय आपके सामने आता है। तो इटली और जर्मनी दोनों का मैंने यहाँ पर एकीकरण चरणबद्ध तरीके से बताया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब इटली के जो एकीकरण हुआ है उसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं वो भी आप देख लें। यहाँ पर
राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, यानी कि राजनीतिक रूप से टूटा रहा लंबे समय तक। विदेशी शक्तियों का आधिपत्य यहाँ पर स्थापित था। पोप का शासन जो कि यहाँ पर इटली पर चल रहा था। वियना कांग्रेस और अनुदारवादक जो शासक हैं, अनुदारवादी शासक हैं, इन सब की वजह से जो इटली का एकीकरण हुआ है उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आई हैं। तो इटली के एकीकरण में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लें, चाहे याद कर लें। ठीक है।